वेलकम टू करंट विद जीएस। डेट है आज 8 दिसंबर 2020 और आज के टॉपिक हैं गज यात्रा, माइक्रोवेव्स, हम्पी चैरियट, रांथम्बोर नेशनल पार्क। आज हम इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे क्या है और किससे रिलेटेड है। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? गज यात्रा। गज यात्रा किससे रिलेटेड है? गज का मतलब होता है जी एलिफेंट। गज को एलिफेंट बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में गज या हाथी। गज यात्रा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च की थी। कब? 2017 में। 2017 में गज यात्रा लॉन्च की थी 12 अगस्त को। क्यों 12 अगस्त को? एलिफेंट डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक नेशन वाइड मतलब पूरे राष्ट्र में एक कैंपेन है, अभियान है जो एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया गया था गज यात्रा के नाम से। ये 12 एलिफेंट रेंज स्टेट्स को कवर करेगा। हमारे इंडिया में 12 स्टेट हैं जिनमें एलिफेंट पाए जाते हैं। उन 12 जो एलिफेंट रेंज स्टेट हैं उनको कवर करेगा। ये क्या करेगा? अवेयरनेस क्रिएट करेगा। क्या? अवेयरनेस क्रिएट करेगा अबाउट एलिफेंट। इट विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एलिफेंट कॉरिडोर्स। एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं? मान लो ये एक फॉरेस्ट है और यहाँ पे फॉरेस्ट है। मान लो 2 फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, तो एलिफेंट मान लो यहाँ पे कोई रास्ता है, रोड है, तो एलिफेंट को और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एनिमल्स यानी कि हाथी, एलिफेंट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसके लिए कॉरिडोर्स बना दिए जाते हैं। एक तरह से गलियारा रास्ता। एक तरह से मान लो ये और ये फॉरेस्ट है तो यहाँ पे गलियारा बना दिया जाता है ताकि एलिफेंट एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकें। तो इसी को बोलते हैं कॉरिडोर्स, एलिफेंट कॉरिडोर्स। के अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये गज यात्रा लॉन्च की थी। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्यों? क्योंकि 12 अगस्त को एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है 2017 में। याद रखना, बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स अभी न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ था, इसकी वजह से माइक्रोवेव्स की वजह से डिसीज़ होने का खतरा बन गया था। इस वजह से न्यूज़ में थी। तो माइक्रोवेव्स क्या होती हैं इसलिए जान लो। वो न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि अमेरिका में क्या हुआ, लेकिन माइक्रोवेव्स की एप्लीकेशन, माइक्रोवेव्स क्या है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक में इंक्लूड हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी एप्लीकेशन से। तो माइक्रोवेव्स है क्या? सबसे पहले ये जानते हैं। माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कौन सी? ईएम वेव भी बोलते हैं इन्हें शॉर्टकट में, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ होती है। जिनकी फ्रीक्वेंसी कितने के बीच में होती है? 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। और वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 mm टू 30 सेंटीमीटर। मतलब कौन सी होती है माइक्रोवेव्स ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में हो फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ कितनी हो? 1 mm टू 30 सेंटीमीटर। 1 mm टू 30 सेंटीमीटर। अब ये ईएमआर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो जी, जब भी किसी सर्किट में करंट पास होता है ना, करंट, बिजली जब पास होती है, करंट पास होता है तो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। करंट पास होता है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी करंट पास होगा किसी सर्किट से, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कौन? क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। या ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। दोनों वाइस वर्सा होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो जब करंट पास होता है किसी सर्किट से तो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्रिएट करती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करती हैं। समझे? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में फ्रीक्वेंसी रहती है और 1 mm टू 30 सेंटीमीटर इनकी वेवलेंथ होती है, तो तब उन्हें माइक्रोवेव्स बोलते हैं। समझ में आ गया होगा कि माइक्रोवेव्स है क्या। ये क्या है कि जो माइक्रोवेव्स हैं किस किस के बिटवीन में आती हैं? एक तो फॉल बिटवीन इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रेडियो वेव्स रेडिएशन। ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के में भी ये इंफ्रारेड रेडिएशन और रेडियो वेव्स के बिटवीन आती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या इनके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। ये मेटल सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्ट कर देता है माइक्रोवेव्स को। कोई भी मेटल है, धातु है, कोई जब भी माइक्रोवेव्स पड़ती हैं तो माइक्रोवेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। मान लो यहाँ से वेव्स जा रही है ऐसे, और ये मेटल है, कोई भी आयरन है या निकल है, कुछ भी है, तो ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं माइक्रोवेव्स को। एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी कि जो माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी होती है, अगर वाटर में माइक्रोवेव्स जा रही हैं तो वाटर क्या है? मान लो ये वाटर है, ये वाटर है, और माइक्रोवेव्स यहाँ से आ रही है, तो क्या है कि माइक्रोवेव्स की कुछ फ्रिक्वेंसी को वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो यही है जी, माइक्रोवेव्स ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसीज आर ऑब्जर्व्ड बाय वाटर। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोवेव्स का ट्रांसमिशन अफेक्ट होता है, किस किस से प्रभावित होता है? मान लो माइक्रोवेव्स यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो इसे कौन कौन सी चीज़ अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं? एक तो क्या, रिफ्रैक्शन से भी अफेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्शन से भी प्रभावित होती हैं, इंटरफेरेंस से भी होती हैं, और डिफ्रैक्शन से भी होती हैं। चारों से होती हैं। कौन कौन से? रिफ्रैक्शन से भी, रिफ्लेक्शन से भी, इंटरफेरेंस से भी, डिफ्रैक्शन से भी, चारों से अफेक्ट होती है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्या है? एक इनकी अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये माइक्रोवेव्स हैं जो गिलास और प्लास्टिक से भी पास हो सकती हैं। मान लो कोई कांच है, शीशा है, माइक्रोवेव्स इससे भी पास हो जाती हैं, निकल जाती हैं इससे भी। और प्लास्टिक होती है कोई, उससे भी पास हो जाती हैं, निकल जाती हैं, आर पार निकल जाती हैं माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव से वीपन्स बनाए जा सकते हैं, वीपन्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोनिक, लेज़र और माइक्रोवेव्स। ये हाईली फोकस्ड एनर्जी वीपन्स होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? सोनिक, लेज़र और माइक्रोवेव्स। याद रखना, माइक्रोवेव से वीपन्स भी बनाए जाते हैं, माइक्रोवेव्स वीपन्स बोलते हैं उन्हें। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। इतना ही था इसमें। अभी था न्यूज़ में क्या? हम्पी चैरियट। हम्पी चैरियट क्या है? चैरियट का मतलब होता है रथ। रथ आपने पढ़ा होगा, हिंदी में रथ देखा होगा ना, महाभारत में भी देखा होगा, कृष्ण जी रथ पे चलते थे, श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेके, वो रथ चैरियट बोलते हैं। चैरियट हम्पी, ये क्या है, क्यों न्यूज़ में था? अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? ये जो हमारे मोनूमेंट्स होती है, विरासत, मान लो हेरिटेज है, मोनूमेंट्स है, हमारे देश की विरासत, उसको रख रखाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, कंजर्वेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये बॉडी कौन सी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है? जो हम्पी चैरियट है, हम्पी चैरियट है कहाँ पे? हम्पी चैरियट है विजय विट्ठल टेम्पल। ये मंदिर है जी, किसके नाम से? विजय विट्ठल। विजय विट्ठल या विजय विटाला भी बोलते हैं। विजय विट्ठल टेम्पल, ये गॉड है जी, विट्ठल गॉड। विजय विट्ठल टेम्पल कहाँ पे? हम्पी में है ये टेम्पल कहाँ पे? विजय विट्ठल टेम्पल हम्पी में है। तो उसके सामने, इस टेम्पल के सामने ये हम्पी चैरियट बना हुआ है, हम्पी चैरियट। तो ये हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में हम्पी है, वहाँ पे विजय विट्ठल टेम्पल है, उसके सामने हम्पी चैरियट बना हुआ है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हम्पी चैरियट को मान लो ये हम्पी चैरियट है, इसके चारों ओर चैन से इसे बाउंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोई इसे टच ना कर सके, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे, इसे टच करके देखते हैं या इस पे चढ़ते हैं तो नुकसान होता है इसका। तो इसे बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए चारों ओर चैन, एक बेल लगा दी है, चैन लगा दी है, ताकि लोग इसे छू ना सके, दूर से सिर्फ देख सकें, इसलिए न्यूज़ में था। ये कहाँ पे? कर्नाटक में हम्पी एक जगह है, विजय विट्ठल टेम्पल है, विजय विट्ठल टेम्पल उसके सामने बना हुआ है। और याद रखना, ये
स्टोन चैरियट है, पत्थर से बना हुआ है ये रथ। जो चैरियट है स्टोन से, पत्थर से बना हुआ है ये हम्पी में। और ये है स्टोन चैरियट, आप देख लो एक बार। ये जी, ये पत्थर का बना हुआ है पूरा, पत्थर को काट के बनाया हुआ है ये स्टोन चैरियट। हम्पी में है ये, विजय विट्ठल टेम्पल के सामने। ये पहिए बने हुए उसके, व्हील ये है। इसके इनसाइड क्या है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक इसके अंदर छोटा सा रूम। इस रूम के अंदर क्या है, इसके इनसाइड है गरुड़ की श्रेणी है, मतलब तीर्थ स्थल बोलते हैं गरुड़। लेकिन अभी क्या है, जो स्कल्पचर है गरुड़ का, स्कल्पचर आप एक तरह से मूर्ति मान सकते हो, स्टैचू, स्कल्पचर, गरुड़ का स्कल्पचर अभी इसमें मिसिंग है नहीं, अभी यहाँ पे इसके अंदर है नहीं। लेकिन ये गरुड़ का ही पूर्ण पुण्य स्थल, श्रेण का मतलब पुण्य स्थल, तीर्थ स्थल, श्रेण माना जाता है, उसके लिए ही डेडिकेटेड है। ये हम्पी जो स्टोन चैरियट है, ऐसे 3 स्टोन चैरियट हैं। एक तो हम्पी चैरियट हो गया, एक दूसरा कौन सा है, कोणार्क सन टेम्पल है एक उड़ीसा में कोणार्क में, तो वहाँ पे भी एक चैरियट है स्टोन का। तीसरा चैरियट कहाँ पे है, स्टोन का, पत्थर का रथ कहाँ पे बना हुआ तीसरा, महाबलीपुरम में, जो तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम टेम्पल है, उसमें भी एक स्टोन चैरियट है। तो 3 कहाँ कहाँ पे है, एक तो हम्पी में हो गया जी, दूसरा कोणार्क के टेम्पल उड़ीसा में हो गया, तीसरा महाबलीपुरम तमिलनाडु में हो गया। 3 याद रखना। अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो था पैट्रनेज, इसे पैट्रनेज का मतलब है जी रक्षा, एक तरह से रक्षा करना, रख रखाव करना, उसकी देखभाल करना। विजयनगर रूलर थे जो, विजयनगर एम्पायर पढ़ा होगा आपने, जो 14 से 17th सेंचुरी तक जिसने रूल किया था, तो उसमें इसे पैट्रनेज मिली थी इस टेम्पल को, इस चैरियट को, हम्पी में। और विजयनगर की ये कैपिटल थी, विजयनगर जो एम्पायर था उसकी कैपिटल थी। हम्पी के बारे में थोड़ा ये जान लेते हैं कि देखो, इट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ द लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर। विजयनगर एम्पायर था जो, ये है ना साउथ इंडिया, कर्नाटक, केरल, थोड़ा पार्ट आंध्रा, तो ये पार्ट था जो ये विजयनगर एम्पायर ने रूल किया था यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य ने। तो उसकी कैपिटल, राजधानी थी हम्पी, हिंदू किंगडम था ये। मौर्यन एम्पायर ने भी, जो मौर्यन एम्पायर था इससे पहले, उसका भी हम्पी पार्ट था 3rd सेंचुरी BC में, याद रखना 3rd सेंचुरी BC में, 3rd सेंचुरी BC में। और ये विजयनगर एम्पायर कब से कब तक रहा था, 14 से 17th सेंचुरी CE, AD या CE, 14 से 17, और ये 3rd BC, बिफोर क्रिस्ट। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी, जो हम्पी स्टोन चैरियट है, हम्पी भी है, ये यूनेस्को वर्ल्ड, जो हम्पी है, याद रखना, हम्पी जो कैपिटल है, जो सिटी है हम्पी, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका क्या मतलब है, यूनेस्को एक UN की एजेंसी है, आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनेस्को, जो क्या करती है, कंजर्वेशन के लिए, मान लो कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है या कोई भी हेरिटेज है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसे डिक्लेयर कर देती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे टूरिस्ट बढ़ते हैं, टूरिज़्म बढ़ता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स होते हैं उन्हें देखने के लिए टूरिस्ट अधिकतर वहाँ पे आते हैं, और उसकी कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, गवर्नमेंट फिर ज़्यादा ध्यान देती है उस पर। ठीक है जी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यूनेस्को ने, ये नहीं है कि सिर्फ यही है हमारे कंट्री में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमारी कंट्री में, इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कितनी, 38, जिनमें से 38 में से 30 कौन सी हैं, कल्चरल साइट हैं, कल्चरल, और 7 कितनी है, नेचुरल साइट, और एक है मिक्स्ड, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में। तो टोटल कितनी होगी, 30 + 7 + 1 38 साइट है। 30 कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1 मिक्स्ड हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये मिक्स्ड 1 कौन सी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे कि 1 मिक्स्ड हेरिटेज साइट हमारे इंडिया में कौन सी है। गूगल पे सर्च करके आप खुद बताओगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ये याद रखना, 14 अप्रैल 2020 तक, 14 अप्रैल 2020 तक, 14 अप्रैल 2020 तक 38 साइट थी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 38 थी इंडिया में।
इसमें सिर्फ इतना ही है। और हम्पी का नाम पंपा से ड्राइव किया था, पंपा जो ओल्ड नेम था इसका, हम्पी का। और याद रखना हम्पी जो सिटी है वो तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। तुंगभद्रा रिवर, जैसे यहाँ से तुंगभद्रा रिवर फ्लो करती है तो यहाँ पे हम्पी बनी हुई है सिटी। ये एक रिलीजियस सिटी और मल्टी एथनिक सिटी है और इसमें हिंदू और जैन मोनूमेंट्स दोनों यहाँ पे देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, हिंदू भी और जैन मोनूमेंट्स भी। याद रखना स्टेटमेंट में आ जाए हम्पी में सिर्फ हिंदू मोनूमेंट्स मिलते हैं, नहीं, हिंदू और जैन दोनों। इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। रांथमबोर नेशनल पार्क, अभी ये न्यूज़ में था। रांथमबोर नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है? रांथमबोर नेशनल पार्क ये लोकेटेड है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है ये। और याद रखना कि ये अरावली और विंध्या हिल्स का जो जंक्शन है ना, मान लो ये अरावली है राजस्थान में और ये विंध्यान रेंज है। विंध्यान रेंज पढ़ा होगा ना आपने, विंध्या की पहाड़ियाँ, तो विंध्या रेंज, विंध्या हिल रेंज है और ये अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली रेंज। तो इसके जंक्शन पे सिचुएटेड है। यहाँ पे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में और ये वहाँ पे सिचुएटेड है। अब इसमें फॉरेस्ट कौन सा पाया जाता है? नेशनल पार्क है जी, फॉरेस्ट तो होगा ही ना, जंगल तो होगा ही नेशनल पार्क में। कौन सा होगा लेकिन, कौन सी कैटेगरी फॉरेस्ट की? ये है जी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मेनली कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ये होता है जी। देख लो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये पेड़ होते हैं सूखे सूखे से और सूखी सूखी सी घास होती है, इसे ही बोलते हैं ड्राई डेसिडुअस। ड्राई का मतलब सूखा, डेसिडुअस का मतलब, ड्राई डेसिडुअस का मतलब है जहाँ पे कम बारिश होती है। राजस्थान में तो पता है आपको लो रेनफॉल होता है, तो ऐसे ही पेड़ मिलेंगे जी सूखे। अब इसकी क्या खासियत है ये थोड़ा जान लेते हैं कि कब ये डिक्लेयर किया गया था। ये रांथमबोर नेशनल पार्क इनिशियली क्या था? सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी डिक्लेयर किया था इसे गवर्नमेंट ने 1955 में। 1955 में सबसे पहले इसे सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी डिक्लेयर किया था। और जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था इंडिया ने, किस लिए? टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1973 में। तो इस जो सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी थी, इसका ही नाम रांथमबोर नेशनल पार्क का पहला नाम था सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी थी 1955 में। तो इसे 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बना दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को सेव करने के लिए, बचाने के लिए लॉन्च किया गया था 1973 में गवर्नमेंट ने, ठीक है। और 1 नवंबर 1980 को फिर ये जो सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी थी उसको रांथमबोर नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था, रांथमबोर नेशनल पार्क। और इस रांथमबोर नेशनल पार्क में 2 जोन है। जोन का मतलब है जी एरिया, क्षेत्र। जैसे रांथमबोर है, इसमें 2 एरिया हैं। एक एरिया क्या है? सवाई मानसिंह सेंचुरी है। एक एरिया को बोलते हैं सवाई मान सिंह सेंचुरी और दूसरे को बोलते हैं केला देवी सेंचुरी। सवाई मान सिंह और दूसरे को केला देवी सेंचुरी। और इसमें एक खास बात और है, याद रखना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि त्रिनेत्र गणेश टेम्पल पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ये ही टेम्पल है जहाँ पे लॉर्ड गणेश को, जो भगवान गणेश है, उनको 3 आई के साथ दिखाया गया, त्रिनेत्र के साथ, 3 आईज के साथ। उनका जो स्टैचू बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है श्री गणेश की, उसमें 3 आई दिखाई गई हैं। सबकी 2 आई होती हैं, आपको पता होगा। भगवान शिव की ही सिर्फ 3 आईज दिखाई जाती हैं, एक माथे पे, फोरहेड पे होती है। तो पूरे वर्ल्ड में एक ये ऐसा टेम्पल है जहाँ पे गणेश की 3 आईज दिखाई जाती हैं, इसलिए इसे त्रिनेत्र गणेश टेम्पल बोलते हैं। ये रणथंबोर में ही फोर्ट में सिचुएटेड है, ठीक है जी। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट का मतलब है जितने भी ओल्डेस्ट टेम्पल उनमें से एक है ये राजस्थान में। It is the only temple in the entire world which houses the entire family of Lord Ganesh while his statue consists of 3 eyes। तो याद रखना ये वर्ल्ड में एक ऐसा टेम्पल है। आज के करंट अफेयर में सिर्फ इतना ही था जी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि मैं और भी
वीडियो बना पाऊँ और आपका करंट अफेयर कहीं से भी नहीं छूटेगा, निश्चिंत रहिए। पूरे सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।